आप अन्यथा ना लें मेरी बात को, किसी के मन को चुभे ना। मैं सम्मानजनक तरीके से बात कह रहा हूँ। यदि हम व्यापार की दृष्टि से धरती के साथ जीना चाहते हैं तो ये इतिहास लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि धरती एक अपने में व्यवस्था है। वो मनुष्य की आवश्यकताओं से ज़्यादा देने को तैयार है ही, लेकिन हम उसके साथ छीन झपट करके जो करना चाहते हैं मनमानी पूर्वक, वो उसमें कायदा नहीं है, वहाँ थकावट है, सारा प्रदूषण देख रहे हैं। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक्स की चर्चा है उस पर मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। अभी एक छोटा झटका आपके सामने आया है, मैं उत्तर देना चाहता हूँ आपको। मुद्रा या वस्तु, दो चीज हैं, मुद्रा और वस्तु। अब वस्तु के लिए मुद्रा या मुद्रा में वस्तु। हमने मुद्रा में वस्तु को देखा, अब कल से आप देख रहे हैं कि 500 और 1000 का नोट बंद करने पर सामने सामान है और नोट लेने को कोई तैयार नहीं। वस्तु तो है, क्या चीज खराब होगी? मुद्रा गायब। मुद्रा में वस्तु नहीं है, वस्तु के लिए मुद्रा है। हमने वस्तु के महत्व को निकाल दिया। इसी प्रकार से व्यापार ने संबंध को खत्म कर दिया। हम जब व्यापार को देखते हैं तो हम अपने लाभ को देखते हैं, संबंध को नहीं देखते हैं। धरती का क्या संबंध है, हवा के साथ क्या संबंध है, पानी के साथ क्या संबंध है। साथियों, मेरी बात को अन्यथा ना लें, मैं बहुत निवेदन के रूप में कह रहा हूँ। आदमी ने धरती को पहचाना है, समझा नहीं है। आदमी ने पानी को पहचाना है, समझा नहीं है। समझने का मतलब है मैंने संबंध को समझा है। यदि संबंध को समझा होता तो हम में से आधे लोग नदियों को सफाई की बात करते हैं और आधे लोग नदियों की गंदगी की बात करते हैं। हम में से आधे लोग पर्यावरण को शुद्ध करने की बात करते हैं, हम में से आधे लोग पर्यावरण की अशुद्धि की बात करते हैं। ये जो दोहरी बात है, ये जो दोहरी चाल है, ये कोई प्रकृति के साथ जीने का मानव का तरीका नहीं है। ये मुद्दा बहस का नहीं है, ये मुद्दा जीने का है। आज जैविक खेती दुनिया के सामने एक तमाशा नहीं है। हमको यदि अपने अस्तित्व को बचाना है, इस धरती को बचाना है, धरती पर अच्छे तरीके से जीना है, तो हमें खेती का वो तरीका निकालना होगा जिसमें धरती का हर मनुष्य सुख से जी सके। अभी तो बाजार में कीमत को लेकर एक बहुत बड़ा झंझट है। मैं तो अनुरोध करता हूं आप सभी से और जितने पंडाल में आए हुए सारे लोगों से हैं कि जैविक खेती की कीमत को यदि हम इस तरीके से पेश करते हैं तो जैविक खेती एक तीसरे लोक की दुनिया की हो जाती है। किसान और खरीदार के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। इस गैप को दूर करने का तरीका है कि हम लोग फिर से सोच समझकर एक मंच पर आए। पैदा करने वाला भी मेरा मित्र है, खाने वाला भी मेरा मित्र है, वो भी एक दुनिया का आदमी है, मैं भी इसी दुनिया का आदमी हूँ। हम जेब काटकर बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते। ये जो शोषण है, ये जो व्यापार का तरीका है, ये जो कम देकर ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति है, ये जेब काटने के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है। मेरी बात आपको सुनने में एक बार चाहे तकलीफ ले, लेकिन साथियों वास्तविकता तो यही है। तो मैंने आपको पहली बात कहा कि प्रकृति अपने में एक व्यवस्था है, एक सुंदर व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हम चार चीज़ों को देख लें कि मनुष्य व्यवस्था को समझ ले, वनस्पतियों की बीज परंपरा बनी रहे, पशु पक्षियों की वंश परंपरा बनी रहे और धरती में भौतिक और रासायनिक संरचना समृद्ध। इतना सा काम है जैविक खेती का। इसके लिए हम लोगों ने अपने खेत में 5 सूत्रों पर काम किया है। आप चाहें तो उनको विधिवत देख लें, लिख लें या ध्यान में बिठा लें। मैं ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूँगा, 5 सूत्रों पर चर्चा करूँगा। सबसे पहला सूत्र है कि प्रकृति में उत्पादन विविधता में होता है। विविधता, विविधता का मतलब है कि ये आवर्तनशील क्रम भी है, परिवर्तन भी है और तीसरी बहुत बड़ी मुद्दे की बात है, ये घनाकार। विविधता को जब मैं देखता हूं तो ये मुझे 3 तरीके से दिखती है विविधता। कैसे? घनाकार में दिखेगी। घनाकार का मतलब किसान जब खेत में जाए तो क्षेत्रफल को ना देखे, किसान देखे मैं जमीन के अंदर कितना पैदा कर सकता हूं और जमीन की सतह के ऊपर कितना पैदा कर सकता हूं। इसको बोलते हैं मल्टी लेयर प्रोडक्शन सिस्टम इन नेचर। जमीन के कितने अंदर तक और जमीन के कितने बाहर तक मेरी जमीन है, मेरे लिए उत्पादन का अवसर है, इसको बोलते हैं घनाकार। विविधता का मतलब है कि धरती पर एक चीज पैदा नहीं होती, एक ही समय में अनेक चीज पैदा होती हैं।
इसलिए मोनोक्रॉपिंग या एकल फसल प्रणाली प्रकृति के पूर्णतः विरोधी कार्यक्रम है। इससे मानव जाति कभी भी समृद्ध नहीं होगी और धरती को कभी भी आप उर्वरक नहीं बना पाओगे। ये रासायनिक कारखानों की दुकान के लिए चलाया गया धंधा है। ये कंपनियों के लिए, बाजार के लिए खेती करने का धंधा है। लेकिन यदि आदमी को धरती पर जीना है तो कंपनी नहीं चलानी है, इस धरती को व्यवस्थित रखना है, इस धरती को सुंदर बनाकर रखना है। तो मैंने पहला नियम आपको बताया कि विविधता में घनाकार है। दूसरा मैंने बताया विविधता में परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब है कि आम जो मध्य भारत में पैदा होता है, जो महाराष्ट्र में पैदा होता है, या जो साउथ में, दक्षिण भारत में पैदा होता है, और जो उत्तर भारत में पैदा होता है, वो अलग अलग हो। हम यदि कहीं की वनस्पति को कहीं ले जाकर थोपेंगे धरती के ऊपर तो उसका उत्पादन भी गिरेगा, वो कुपोषण का भी काम करेगी और उससे बड़ा नुकसान हम उठाएंगे। व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं रह सकते। यदि स्वस्थ रहना है तो धरती की व्यवस्था को देखना होगा। तो परिवर्तनशीलता धरती पर अनिश्चितता नहीं है, एक नियम है, एक व्यवस्था है। इसमें तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि ये आवर्तनशील भी है। आवर्तनशील का क्या मतलब है कि ये हर इकाई दूसरी इकाई को पोषित करती है। ये चक्रीय क्रम है। अनेक फसलें साथ साथ रहते हुए भी चक्रीय क्रम है। कोई फसल किसी का लूटती नहीं है। हमको ये बताया गया कि यदि हम खेत में कई फसल लगाते हैं तो वो जमीन से ज़्यादा पोषक तत्वों को खींच लेती है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। खरपतवार कोई भी जमीन से पोषक तत्वों को नहीं खींचता, बल्कि खरपतवार यदि आवर्तनशील विधि से आपने खेत में मल्चिंग करके खेत में पूर्ण आयु के साथ में आपने जमीन को दे दिया तो जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी खरपतवार करवाते हैं इतना दूसरा नहीं करवाते। आपके पास वो विधान ही नहीं है। इसको हमने देखा है, 10-10 वर्ष तक इस पर प्रयोग करके देखा है कौन सा खरपतवार किस ढंग से काम कर रहा है, उस फसल के साथ आता है। हमारा उल्टा काम हो गया, खरपतवार देखा तो बंदूक तान दे, कीड़े दिखे तो बंदूक तान दे। हमने जो मारने का काम किया है ये नेचर में नहीं है। नेचर में नियंत्रण है, मारकता नहीं है, विनाश नहीं है, रूपांतर है, परिवर्तन है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए ना कोई कीड़ा मित्र है ना शत्रु है, सब व्यवस्था में भागीदार हैं। इस व्यवस्था में भागीदारी करते हुए कीड़ों को देखना होता है कि किसकी भागीदारी कैसी चल रही है, ये समझ का मुद्दा। तो मैंने पहला नियम आपसे कहा कि उत्पादन विविधता में है, जिसको आप कैसे देखेंगे, घनाकार में देखेंगे, परिवर्तनशीलता के रूप में देखेंगे, और कैसे देखेंगे, आवर्तनशीलता के रूप में देखेंगे। 4 मुद्दे आपके पास। आवर्तनशीलता का मतलब है समृद्धि। परिवर्तनशीलता का है कि देश दिशा काल में वो अपने आकार में फलित होता है। अब इससे दूसरा मुद्दा, जब अब अपने खेत में फसल प्रणाली बनाओगे तो कितनी फसल लगानी है? कम से कम 9, कम से कम 9 1 वर्ष के लिए। और ये 9 कैसे लगानी है, कैसे तय करेंगे? तो लिख लीजिए, अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाला, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी, चारा घास। ये कितनी चाहिए? 9 चाहिए। 9 उपयोगी आवश्यकताएं हम धरती से पूरा करते हैं, इसलिए इन 9 को जगह देना है। यही धरती के साथ उपयोगिता है। अनाज, आप एक कैलेंडर बनाइए। हमारे बीच में मेरे मित्र हैं सुरेश देसाई, मौका मिले तो इनसे बात जरूर करिए। आप एक बार खड़े हो जाओ, मैं परिचय करा दूंगा आपका। तो कैलेंडर कैसे बनता है? कैलेंडर बोलते हैं तालिका। तालिका का क्या मतलब है? जिसको देखकर मैं अपनी योजना के आकार को समझ सकूं कि मुझे 10 वर्ष तक अपने खेत में क्या करना है। तो अनाज कितने प्रकार के, ये तालिका में होना चाहिए। इस क्षेत्र में कितने अनाज पैदा होते हैं, इस खेत में कितनी दाल पैदा होती है,
कितनी सब्जियां पैदा होती हैं, कितनी मसाला पैदा होता है, कितना फलदार पौधे हैं, कितनी टिम्बर की लकड़ी है, कितनी चारा घास है, कितनी मसाले। और अब ध्यान करके देखोगे कि मैं आम किसान के साथ जब बात करता हूं तो उसको लगभग 180 से 200 प्रजातियों को पहचानता है। कितना? एक किसान कितना? 180 से 200। और जब हम उससे पूछते हैं खेती कितने की करते हैं, कितना? 3। खेत में कितना मिलेगा? 1 या 3, बस। 3 से आगे उसके पास कुछ नहीं है। और जिस क्षेत्र में मैं हूं वहां तो गेहूं, धान और गन्ना, इसके अलावा कुछ नहीं। और किसान की जानकारी में कितना? 200। एक व्यवहारिक बात है, जब सारी की सूची बनाओगे तो 200 बनता है। तो जमीन 200 पैदा कर सकती है और हम कितना ले रहे हैं? 2 या 3। समृद्धि कैसे आएगी भाई? जमीन तो एक दाने से 1000 दाना पैदा कर रही है। इकोनॉमिक्स तो बड़ी जबरदस्त है। गई कहां? मुझे करना ही नहीं। ये आप तालिका बनाएंगे। इस तालिका में आपको क्या करना है? इस तालिका में एक पहचान और कर लीजिए। 1 वर्ष से कम अवधि की फसलें, 1 वर्ष से अधिक अवधि की फसलें, ये तालिका में आ जाए। अब एक और भी इस तालिका में लिखे, आर्थिक मूल्यांकन, किस फसल को लगाने से मुझे कितना पैसा मिलेगा। मार्केटिंग सर्वे, किसका बाजार है, ये तालिका का मुद्दा है। ऐसा नहीं कि लल्लू ने हल्दी लगा ली, मैंने भी हल्दी लगा ली। ये खेती नहीं है, तमाशा है। खेती माने योजना के रूप में खेती। इकोनॉमिक्स क्या है, मार्केट क्या है, मेरे पास उसके रिसोर्सेज क्या हैं, मेरी जमीन की बनावट क्या है, भौगोलिक कंडीशन क्या है, कितनी फसलें लगा सकता हूं, ये सारा आपकी तालिका में स्पष्ट हो रहा है। अब जब इतना ध्यान आ गया तो दूसरा नियम लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये है लॉ ऑफ डिस्टेंस, दूरी का नियम। किसान भाइयों, जिसको ये आ गया, खेत में कभी भी दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। जिस किसान ने दूरी का नियम समझ लिया, वो किसान अपने खेत में कभी भी जाने के बाद ये नहीं सोचेगा कि मुझको कौन सी रासायनिक और जैविक दवाई कीड़े और घासों को मारने के लिए चाहिए। अभी इस समय मैं जो देख रहा हूं कि महीने में 400-500 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है और एक दिन भी दवाई का जिक्र नहीं आता। एक दिन भी दवाई का जिक्र नहीं, खेती करते ही नहीं आता। ये क्या हो गया? हमें तो उल्टा हो गया। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, इंजेक्शन पहले आ गए। खेती शुरू नहीं करी, दवाई पहले आ गई। ये कोई तरीका नहीं है जीने का। तो दूरी का नियम, परिभाषा लिख लीजिए। हर इकाई को पूरे फैलाव से थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। हम कहाँ फंस गए? हम फंस गए, किताबों में लिखा है आम के पौधे को इतनी दूर लगाना है, गेहूं के पौधे को इतने सेंटीमीटर पर लगाना है, इतने मीटर पर लगाना है, इतने गज में लगाना है, इतने फुट में लगाना है। हम कहाँ फंस गए? हम फंस गए गणित में, और ज्ञान का हिस्सा गायब। ज्ञान क्या है? वस्तु को देखना, समझना। गणित क्या है? एक आंकड़ा पेश कर दिया, 12 मीटर पर लगा दो आम, 12 मीटर पर लगा दिया, बड़ा होकर आपस में फैल। अब जैसे ही मिलता है खराब हो गया। तो गणित से ज्यादा किसको महत्व देना है? ज्ञान को महत्व देना। गणित ज्ञान नहीं है, गणित कला है। आप अंगूठे से नाप लीजिए, हाथ से नाप लीजिए, पैरों से नाप लीजिए, मीटर सेंटीमीटर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पता लग जाए कि मुझे गेहूं का पौधा कितनी दूर लगाना है, धान का पौधा कितनी दूर लगाना है, गन्ने का पौधा कितनी दूर लगाना है। कितनी दूर लगाना है? जितना पौधे का पूरा फैलाव है उससे थोड़ी ज्यादा जगह। कितना साधारण सा नियम है। अब गेहूं का पौधा कितना फैलेगा, सरसों का पौधा कितना फैलेगा, गोभी का पौधा कितना फैलेगा, आपको देखना। स्पष्ट हो रहा है? ये दूरी का नियम 9 फसल जब लगाओगे पहले ध्यान में रहना चाहिए, तब खेत का एक लेआउट प्लान तैयार हो। मैं एक छोटा इशारा कर देता हूं। हम एक लेआउट प्लान तैयार करते हैं जिसमें सब फसलों को लगाते हैं। वो है 3 मीटर 5 मीटर। 3 मीटर में 1 वर्ष से ज्यादा की फसलें और 5 मीटर में 1 वर्ष से कम की फसल। 3 मीटर में 1 वर्ष गन्ने को दे दिया, 1 हॉर्टिकल्चर क्रॉप को दे दिया। उसकी मेड़बंदी पर सारी कंद वाली फसलें,
सारी कंद वाली फसलें जमीन को सबसे ज्यादा पोषण का काम करती हैं, शोधन का काम करती हैं। गन्ने जैसी फसल को कुछ लगाने की जरूरत नहीं। गन्ना 12-12, 13-13 फुट का, 14 फुट का मोटा 5-5, 6-6 किलो का गन्ना और गिरने को तैयार। लोग कहते हैं क्या लगा, कुछ नहीं लगा, ना कोई टॉप बोरर, ना कोई नीचे वाला बोरर, कोई बोरर नहीं। जब मन करे आप आओ देखो, सीधा सीधा करके। तो 5 मीटर 3 मीटर के कॉलम में हम अपनी फसलों को सजा लें। जब और ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आपस में संपर्क रहेगा, मैं नंबर आपको देकर जाऊंगा, किसी का मन बने फोन पे बात करते रहो। तीसरा नियम, टाइम मैनेजमेंट। महत्वपूर्ण नियम है टाइम मैनेजमेंट। हम चक्कर में कहाँ फंस गए। फसल को सितंबर अक्टूबर में लगाना है। अब सितंबर अक्टूबर मध्य प्रदेश में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, केरल में कुछ और है और उत्तर भारत में कुछ और। अब उसमें लिखा है, सिफारिश में लिखा है अक्टूबर नवंबर। इसीलिए अक्टूबर नवंबर नहीं देखना है। क्या देखना है, नैसर्गिकता को देखना है। मौसम कब बदल रहा है, तो नैसर्गिकता के 3 मान है, लिख लीजिए 3 मान, वर्षामान, ऋतुमान, तापमान। तापमान कब ऊंचा नीचा होता है, वर्षामान कब आता जाता है और ऋतुएं कब बदलती हैं। इसके मध्यकाल में हम फसलों को लगाते हैं और निकालते हैं। इसका अध्ययन किसानों को करना है, नहीं तो पता लगेगा कभी 1 महीने, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, गेहूं की फसल 4 महीने की, बिजाई भी 4 महीने। गन्ने की फसल 1 वर्ष की, बिजाई 8 महीने। लोग कोई समय का ही पता नहीं। तो इस समय का नियम किसानों को जैविक खेती में महत्वपूर्ण तरीके से करना है। और एक मैं निवेदन कर दूं, गन्ने की फसल जो हमने इससे पहले महीने में, सितंबर के महीने में जो मध्यकाल था लगाई, क्या गजब का रिजल्ट। 4 साल से अध्ययन कर रहे हैं, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। क्यों नहीं, इस समय घास अपने पूर्ववर्ती काल में है और जब उन्होंने सारी पोषणता को जमीन को वापस कर दिया, तो जमीन पोषण युक्त है और खरपतवार सुसुप्तावस्था में। अब आपने गन्ना लगा दिया, गन्ने जड़ फैल गई, फरवरी मार्च में आके गन्ना विकसित हो गया और फिर अब कितनी घास आ जाओ, गन्ने को घास से कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत। तो समय पर फसलों को लगाए जाने से खरपतवारों का प्रकोप, कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप, ये जो बीमारियों का प्रकोप था, इससे बचने का तरीका। चौथा नियम है बीज नियम। बीज ऐसे चयन करने हैं जिन बीजों में, क्योंकि बीज ही रोगाणु और विषाणु का मूल कारण है। बीज में यदि पुष्टि धर्म, पुष्टि तत्व, उसका रचना तत्व यदि पुष्ट नहीं है तो वो रोगी है। रोग पैदा करेगा, या तो लेकर आएगा या देकर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, पुष्ट बीजों को सेलेक्ट करना है, पुष्ट बीजों का काम करना है। बीजों का शोधन, संरक्षण, उत्पादन, सारा काम किसानों को करना। साथियों, 5वां नियम है श्रम नियोजन। खेती की महत्वपूर्ण पूंजी। समझदारी के साथ दूसरा काम क्या होगा, श्रम नियोजन। सूत्र निकलता है, समझ से समाधान, श्रम से समृद्धि। मेरे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा श्रम कैसे लगे। मैं आज 63-64 वर्ष का एक आदमी आपके सामने खड़ा हूँ, अभी भी 8 घंटे का श्रम अपने खेत में लगाता हूँ। कितना, 8 घंटे। 8 घंटे का श्रम लगाने वाला किसान है, लाइसेंस शुदा हूँ। फावड़ा, खुरपा, दरांती, जिस भी उपकरण की जरूरत है उसको लगाता है। क्या है ये श्रम का जो नियोजन है, यही वो पूंजी है जो हमको पैसे के रूप में मिलता है। तो समझदारी के साथ श्रम का नियोजन करना जैविक खेती का आधार मुद्दा है। ऐसे किसान जिनको मशीनों की आदत पड़ गई है, जैसे जुताई हम ट्रैक्टर से करते हैं, लेकिन कितनी जुताई करनी है, क्यों करनी है, हमारे पास तय नहीं है। तो जुताई की उपयोगिता बिना समझे हुए हम अधिक बड़ी मशीनों का प्रयोग करेंगे तो हमारी पूंजी पहले से ही बाजार में चली जाएगी। जुताई के नाम पर बाजार में, सिंचाई के नाम पर बाजार में, खाद के नाम पर बाजार में, बीज के नाम पर बाजार में, दवाइयों के नाम पर बाजार में, प्रोसेसिंग के नाम पर बाजार में, बिक्री के नाम पर बाजार में। अंत में क्या हो गया, सब कुछ बाजार में।
तो हमें कठपुतली की तरह रह गए कि केवल किसान खेत में कठपुतली की तरह काम कर रहा है, उसके पास ना काम करने का अवसर है, ना काम करने की समझ है, और ना ही उसका काम करने का कोई दाव है। हम केवल आपसे इतना निवेदन करने आए हैं कि मैं एक किसान हूँ और समझकर खेती करने का मेरा अपना एक हॉबी है। हॉबी माने हॉबी छोटा शब्द है, मेरा स्वभाव है, मेरी रौनक है, मेरा वैभव है। मैं आप लोगों से भी यही बात कह रहा हूँ कि जो भाई आप लोगों में से खेती कर रहे हैं या खेती की रुचि रखते हैं, आप धरती की विविधता का नियम, दूरी का नियम, समय का नियम, बीज का नियम, श्रम का नियम, अर्थात मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, ये संपूर्ण प्रकृति नियम पूर्वक क्रियाशील है। हर इकाई का आचरण निश्चित है। किसी कीड़े मकोड़े को और घास को मारने की जरूरत नहीं है, नियंत्रण करने की जरूरत है, नियंत्रण को समझने की जरूरत है। उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, आप ध्यान देंगे तो काम हो जाए। कुल इतनी बात है। यदि आप शॉर्टकट से निकलना चाहेंगे, शॉर्टकट क्या है, हमें तो कोई दवाई बता दो ताकि कीड़े ना आए, ऐसा कोई धरती पर उपाय नहीं। इस भ्रम में फंसना ही मत कभी, क्योंकि कोई दवाई हमेशा, यदि दवाई के सहारे मनुष्य स्वस्थ रहता तो इस धरती पर आपसे मैं पूछता हूँ कि जितने दवाखाने खुल रहे हैं, जितने अस्पताल खुल रहे हैं, क्या मनुष्य स्वास्थ्य है या असाध्य रोगों में फंसा है? मनुष्य उतना ही बीमार होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने चिकित्सा पद्धति को स्वास्थ्य का कार्यक्रम मान लिया है, जबकि कार्यक्रम था हम शुद्ध भोजन, हवा, पानी, पर्यावरण पर काम करें और स्वस्थ। काम कुछ और था, ध्यान कुछ और। तो जैविक खेती में मैं आप लोगों को कोई फॉर्मुलेशन बताने के लिए बिल्कुल नहीं आया। मेरा मन ये था कि आप प्रकृति की उत्पादन समय व्यवस्था को, प्रकृति अपने में एक व्यवस्था है, उसको जैसी है वैसा देखो। किसान भाइयों, खेत में जाने से पहले 4 बार देखो कि मेरी ज़मीन में एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन कीड़े पैदा कर रही है और मैं मारूं, ज़मीन घास पैदा कर रही है और मैं मारूं, ज़मीन मौसम से पैदा कर रही है मैं बेमौसम पैदा करूं। ज़मीन के साथ मनमानी नहीं चले, ये विरोध का कार्यक्रम ही नहीं है। ज़मीन कीड़े पैदा कर रही है, इसका मतलब कोई प्रयोजन है। ज़मीन घास पैदा कर रही है, उसका प्रयोजन है। ज़मीन मौसम से पैदा करती है, इसका मतलब कोई प्रयोजन है। तो प्रयोजन पूर्वक ये धरती व्यवस्था है, इस पर मिलकर काम करेंगे, आपको खुशी होगी। मैं तो केवल आपको अपनी खुशी बताने आया था। मैंने पिछले 30 वर्ष में इसको बारीकी से जांच कर देखा है, और इस समय मैं आपको एक और निवेदन करने आया हूँ कि खेती की अर्थशास्त्र इतना ज़बरदस्त है, दुनिया का कोई अर्थशास्त्र इसके सामने नहीं। ये विश्वास दिलाने आया हूँ। एक दाने से 1000 दाने पैदा करने की कहानी नहीं। आप 20 ग्राम की गन्ने की गांठ लगाते हो और उससे साल भर में 50-60 किलो गन्ना पैदा होता है। कितने से? 20 ग्राम से कितना? 50-60 किलो। धरती पर मुझे कोई अर्थशास्त्री बता दीजिए, कहाँ गया हमारा पैसा? हमारा पैसा बाजार में चला गया, ध्यान में नहीं गया। हम ध्यान पूर्वक देखें तो आप साथियों, 4 काम करने में मैं आपकी मदद करूंगा। आपको जब मन करे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उत्पादन करते समय, प्रोसेसिंग करते समय, आपको गन्ने से गुड़ बनाना है, सरसों से तेल लगाना है, तेल निकालना है, गेहूं के उत्पाद बनाने हैं, या जो भी प्रोसेसिंग करना है, उसकी मैकेनिज्म क्या होगा, छोटी छोटी मशीन क्या होंगी, उसको कैसे ब्रांडेड करना है, कैसे सामान को लेन देन करना है, कैसे आपस में बेचना है, हम आपकी मदद करेंगे। मार्केटिंग व्यवस्था पर हम आपकी मदद करेंगे, और पीजीएस सर्टिफिकेशन, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पर हम आपकी मदद करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि कोई किसान सही मायने में टेलीफोन पर भी कोई व्यवस्थित बात हमसे कर ले तो हम उसको पीजीएस सर्टिफिकेशन देने में समर्थ हैं। ये सारा खेल आदमी की समझ का है। सर्टिफिकेट हाथ में है, आदमी को कुछ आता नहीं है, फिर क्या करोगे? हमने ये सर्टिफिकेट बांटे हैं दुनिया में, चरित्र का प्रमाण पत्र हमने बांटा ही है। सारे लोग चरित्र का प्रमाण पत्र देते हैं, और ना राष्ट्रीय चरित्र है, ना समाज का कोई चरित्र है, ना परिवार का कोई चरित्र है, ना आदमी का कोई चरित्र है। क्या करोगे ऐसे सर्टिफिकेट का? तो सर्टिफिकेट है आपकी समझदारी की गवाही।
आप प्रकृति के साथ ठीक ठीक जीना जानते हैं, आप प्रकृति की व्यवस्था को समझते हैं, आपने आदमी के साथ जीना सीख लिया है, आपने धरती के साथ जीना सीख लिया है। इस गवाही का नाम सर्टिफिकेट है साथियों। सर्टिफिकेट किसी चालाकी का नाम नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि इस देश के किसान की तासीर है, इस देश के किसान में एक जज्बा है। आज भी अपने विश्वास और भरोसे को लेकर उस खेती को कर रहा है जिस खेती में उसको एक पैसे की आमदनी नहीं है। ये जिस दिन अपनी रौनक में आएगा, जिस दिन ये अपनी समझदारी में आएगा, ये इस देश के अस्तित्व को इतना ऊंचा ले जाएगा कि ये देश दुनिया को एक संदेश देगा कि ये धरती जीने लायक है। और दुनिया की अर्थव्यवस्था यदि है तो वो खेती है। अर्थव्यवस्था का टिकाऊ आधार केवल खेती है। बेरोजगारी की समस्या का टिकाऊ आधार केवल खेती है। मुद्रास्फीति का यदि टिकाऊ आधार है तो केवल खेती है। क्योंकि हमको जहाँ जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें प्रकृति से पैदा होती हैं। मैंने आज आपको केवल हौसला अफजाई के लिए, एक मित्रता के लिए, एक आपके अंदर एक कुव्वत पैदा करने के लिए मैंने ये बात आपसे कही है। किसी भाई को मेरी बात में कहीं चुभन हो, कोई तकलीफ हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा कोई इरादा किसी का मन दुखाने का नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस समय दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उस समय आदमी को समझदार होने की ज़रूरत है। धरती तो अपनी व्यवस्था में काम कर रही है। आदमी की नासमझी करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। समझदारी चलेंगे तो इस धरती को सजा लेंगे, नहीं तो पानी को बोतल में भर दिया, हवा को सिलेंडर में भर लो और अपने को कफन में भर लो, ये भी तैयारी कर लो। रास्ता तो ये है। इसलिए मुद्दा खेती का छोटा सा नहीं है। मैं तो यही मैसेज आपको देने आया। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर कश्यप को, इकोवा की पूरी टीम को और इस सेशन को चलाने वाले जितने भी संसाधन हैं और इस पंडाल में मेरी आवाज़ जिन्होंने सुनी है, मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। और यही कामना लेकर जाऊँगा कि देश की तस्वीर को बदलने के लिए अब किसानों को समझदारी की ज़रूरत है। अनुदानों की ज़रूरत नहीं है, सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, तकनीकी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो हम अपने अस्तित्व को समझें, प्रकृति की व्यवस्था को समझें और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से खड़ा हो जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी लोगों को साथ